मार्क्सिज्म इज नथिंग बट इट्स अ रिलीजन। यह एक मजहब है। मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म के मूल में अव्यवस्था है, यानी स्थापनाओं का विरोध है। हर स्थापना का विरोध कार्ल मार्क्स करता है। फ्रैंकफर्ट में कुछ लोगों का एक समूह है, उन्होंने ये तय किया कि हमको एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जो इस संस्कृति को तोड़े। तो वो जो पूंजीवादी मार्क्सवाद है वो शिफ्ट हुआ और एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है जिसका नाम है सांस्कृतिक मार्क्सवाद। सांस्कृतिक मार्क्सवाद कुछ और नहीं है, यह संस्कृति को तोड़ने का एक टूल है, एक पद्धति है। अगर विवाह को हम तोड़ देते हैं तो परिवार को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो विवाह को कैसे तोड़ें? तो इन्होंने कहा कि जो जेंडर है, जो लिंग है, उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो। उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो, वो ये तय करे कि वो किस लिंग का है। ये उसके माता पिता नहीं तय करेंगे, ये उसका समाज नहीं तय करेगा, ये उसका परिवार नहीं तय करेगा। और इस चीज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से लेकर के ये एकेडमिक में गए, विश्वविद्यालय में गए, फिल्मों में गए, एडवर्टीजमेंट में गए। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो करवा चौथ के समय एक एड आया था जिसका बाद में बहुत व्यापक विरोध हुआ, तो वो एड उसको वापस लिया गया, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को देख करके छलनी में वो व्रत तोड़ती है। ये एक एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। तो ये एडवर्टीज के माध्यम से सॉफ्ट तरीके से हमारे ब्रेन में जा रहा है। कल्चरल मार्क्सिज्म पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा मार्क्सिज्म के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एक परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी में। अपने 9 भाई बहनों में वो तीसरी संतान थे और उनके जो पिता हैं उनके जन्म से पहले यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई बनते हैं। घटना यहाँ से शुरू होती है। क्यों बनते हैं? क्योंकि उस समय यहूदियों को नौकरी वगैरह में आने की अनुमति नहीं थी, तो वो उसको छोड़ करके ईसाई बनते हैं। इस घटना का जो प्रभाव है वो मार्क्स के ऊपर पड़ता है और वो धर्म को लेकर के, धर्म के रिजेक्शन को लेकर के वो सोचने लगता है। मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए, संसार में हर व्यक्ति धर्म का पालन करता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने कोई धर्म को छोड़ करके हमारी मुक्ति है या धर्म को छोड़ करके हम समाज में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के साए में जाता है या कोई अपना धर्म छोड़ दे, सोचता है कि हम जो है समाज में जो सामाजिक आचरण है या जो समाज में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे अलग कोई नई व्यवस्था बना लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धर्म आपके चरित्र में है। मार्क्स ने धर्म को छोड़ करके एक नया धर्म बनाया। धर्म से मुक्ति उसकी नहीं है। और वो जो धर्म है उसके जो पूर्ववर्ती अरब और यूरोप में जो एग्जिस्ट कर रहे थे उसी के पैटर्न पर बनाया। तो मार्क्सिज्म मेरे लिए एक नया रिलीजन है, एक नया मजहब है। वो मजहब जिसका एक क्लैन है, वो मजहब जिसका एक पैगंबर है, वो मजहब जिसकी एक किताब है, वो मजहब जिसका एक यूटोपिया है, आइडियोलॉजी है। तो मार्क्स ने जब काम करना शुरू किया तो उसने एक यूटोपिया रखा समाज के सामने। जैसे अन्य मजहबों में एक कंसेप्ट है जिसको हम डूम्सडे या कयामत का दिन कहते हैं, तो मार्क्स ने एक रेवोल्यूशन का कंसेप्ट तैयार किया, एक क्रांति की अवधारणा तैयार की। जैसे आपको उस कयामत के दिन के बाद कोई जन्नत या कोई हेवन की प्राप्ति होती है, तो मार्क्स ने उस रेवोल्यूशन के बाद एक वर्ग विहीन समाज की अवधारणा समाज के सामने रखी। दैट इज द यूटोपिया। वो यूटोपिया है। आप मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज के सामने उसने रखा, एक काल्पनिक संरचना रखी जिसके लिए उसने कहा कि क्रांति का होना आवश्यक है। और उस क्रांति की जो मेथोडोलॉजी है उसको लेकर के उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक क्लैन तैयार किया जिसको हम लोग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए, धर्म को खारिज करते हुए एक नए धर्म की स्थापना की। मार्क्सवाद जो है, मार्क्सिज्म इज नथिंग बट
इट्स अ रिलीजन, यह एक मजहब है। अगर कोई कहता है कि मार्क्स ने धर्म को खारिज कर दिया, तो नहीं, मार्क्स ने धर्म को खारिज नहीं किया। मार्क्स ने उस मजहब के समांतर अपना एक नया मजहब खड़ा कर दिया। और मित्रों, आप ये समझिए कि जो मजहब एक निश्चित मानदंडों के आधार पर बनता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर, एक निश्चित इकाइयों, एक निश्चित विचारों के आधार पर बनता है, वह बहुत ही कठोर होता है, उसमें लचीलापन नहीं होता है। और उसने यही किया। मार्क्स उस आइडियोलॉजी को लेकर के पूरी दुनिया में अपने पब्लिकेशन के माध्यम से गया, अपने मित्रों के माध्यम से गया। और आश्चर्य की बात और मजे की बात यह है कि जिसका वो विरोध करता है, वो पूंजीपतियों का विरोध करता है, लेकिन उसका एक मित्र एंगल्स एक फैक्ट्री का मालिक है। तो ये जो विरोधाभास है, मार्क्सवाद की ये दूसरी विशेषता है, उसका जो विरोधाभास है, उसके हर बात में, उसकी हर संरचना में, उसकी हर कहे में विरोधाभास है। समाज को वो हैव्स और हैव्स नॉट में बांटता है, एक वो जिनके पास सब कुछ है, एक वो जिनके पास कुछ नहीं है, इस तरीके की बात वो करता है। और 3 RRR की बात वो करता है, रिजेक्शन, रिवॉल्यूशन और रेजिस्टेंस। हर बात का विरोध करो। तो मित्रों, जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म के मूल में अव्यवस्था है, यानी स्थापनाओं का विरोध है। हर स्थापना का विरोध कार्ल मार्क्स करता है। उसके इस आइडियोलॉजी को आधार बना करके लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लोगों ने समाज का विखंडन किया, करने की कोशिश की। और इस दौरान पूरी जो वर्ल्ड वाइड ग्लोब है वो थोड़ा बदलता है, और रशिया, चाइना, क्यूबा, ब्राजील वगैरह वगैरह ये उसके प्रभाव में आते हैं, और मार्क्सवाद को लेकर के वो सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके आधार में ये है कि जो पैसा है, जो पूंजी है, वो वर्ग को इकट्ठा करता है। लेकिन जब रशिया की क्रांति हुई, उसके बाद जो रशिया है वो यूएसएसआर है वो कई टुकड़ों में बट गया। चाइना को मजबूरी में ओपन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। और किसी भी समाज में, चूंकि ये प्रकृति में ही नहीं है, प्रकृति में अव्यवस्था नहीं है, हर ग्रह गोल की अपनी एक व्यवस्था है, धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, अपना एक मंडल में है, तो वर्ग विहीन समाज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मार्क्सवाद सफल नहीं हुआ। तो लोगों ने सोचा कि कोई एक ऐसी चीज है जो काम कर रही, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो एक इटली में एक थिंकर हुआ था, उसका नाम था एंटोनियो ग्रामशी। उसने कहा कि पैसा वर्ग नहीं बनाता है, यह संस्कृति है जो वर्ग का निर्धारण करती है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है, लेकिन गंगा नहाने सभी जाएंगे। जो पारिवारिक संरचना है उसका पालन पैसा है नहीं है, जो परंपराएं हैं उसका पालन पैसा है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संस्कृति है जो जीवन मूल्यों का निर्धारण करती है। ये संस्कृति है जो ये बताती है कि आपको कैसा आचरण करना चाहिए। ये संस्कृति है जो परिवार को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। ये संस्कृति है जो राष्ट्र को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। तो इन लोगों ने फ्रैंकफर्ट में, कुछ लोगों का एक समूह है, उन्होंने ये तय किया कि हमको एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जो इस संस्कृति को तोड़े। तो वो जो पूंजीवादी मार्क्सवाद है वो शिफ्ट हुआ और एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है जिसका नाम है सांस्कृतिक मार्क्सवाद। सांस्कृतिक मार्क्सवाद कुछ और नहीं है, यह संस्कृति को तोड़ने का एक टूल है, एक पद्धति है। बहुत से लोग इसके जो ये टाइटल है सांस्कृतिक मार्क्सवाद, इससे वो बड़े प्रभावित रहते हैं कि नहीं, मार्क्सवाद में अब संस्कृति की बात हो रही है। नहीं, ये एक टूल के तौर पर है, एक ऐसी पद्धति के तौर पर है जो आपकी संस्कृति को तोड़ना चाहती है, क्योंकि बिना संस्कृति को तोड़े हम समाज को नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो ये डीकंस्ट्रक्शन है, डीकंस्ट्रक्शन का जो बेस है, उस बेस में अब इनके टारगेट पर कल्चर हुआ। तो ये 90s के बाद पूरे विश्व में, खास तौर से भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिकंदर आया, हार के गया, जहां पर अरब का बेड़ा यहां से जो है वापस चला गया या यहां पर खप गया। विश्व की कोई भी शक्ति जब भारत आई तो भारत का विजय कर नहीं पाई। तो इनको एक
ऐसा टूल चाहिए था, ऐसी संरचना चाहिए थी, ऐसी पद्धति चाहिए थी जो भारत की संरचना को छिन्न भिन्न कर दे। तो ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद का कंसेप्ट ले आए। अब ये काम कैसे करता है? तो ये भारत की जो संरचना है उसके 4 महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक आयाम है विवाह, दूसरा आयाम है परिवार, तीसरा आयाम है धर्म और चौथा आयाम है समाज। तो इन चारों को अलग अलग तोड़ने के लिए 4 टूल तैयार किए गए। एक का नाम है एलजीबीटी या होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के विवाह संस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक का नाम है टॉक्सिक फेमिनिज्म, जिसको लेकर के परिवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक का नाम है नास्तिकता या सेकुलरिज्म, जिसको लेकर के धर्म पर अटैक किया जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक प्रतिमानों पर अटैक किया जा रहा है। और एक का नाम है मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद। ये बहुसंस्कृतिवाद समाज को तोड़ने का काम कैसे कर रही है, थोड़ा संक्षेप में मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। विवाह, हम सब जानते हैं कि 2 जो विपरीत लिंगी हैं उनके बीच में परिवार की स्थापना करने के लिए हमको एक निश्चित कर्मकांड, एक निश्चित धार्मिक प्रतिमान, पवित्र प्रतिमानों की एक व्यवस्था का हम निर्माण करते हैं, जिसको हम विवाह बोलते हैं। तो विवाह परिवार का आधार है। अगर विवाह को हम तोड़ देते हैं तो परिवार को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो विवाह को कैसे तोड़ें? तो इन्होंने कहा कि जो जेंडर है, जो लिंग है, उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो। उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो, वो ये तय करे कि वो किस लिंग का है। ये उसके माता पिता नहीं तय करेंगे, ये उसका समाज नहीं तय करेगा, ये उसका परिवार नहीं तय करेगा। और इस चीज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से लेकर के ये एकेडमिक में गए, विश्वविद्यालय में गए, फिल्मों में गए, एडवर्टीजमेंट में गए। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो करवा चौथ के समय एक एड आया था जिसका बाद में बहुत व्यापक विरोध हुआ, तो वो एड उसको वापस लिया गया, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को देख करके छलनी में वो व्रत तोड़ती है। ये एक एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। तो ये एडवर्टीज के माध्यम से सॉफ्ट तरीके से हमारे ब्रेन में जा रहा है, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। जो एक्सेप्शनल चीज है समाज में, जब अपवादों का सामान्यीकरण होता है तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का जो है जो आइडिया है वो प्रचलन में आ जाता है। कोई चीज वंस इन वाइल कभी हो गई तो हो गई। शरीर में भी ऐसी व्यवस्था होती है, कभी बुखार आ गया तो आ गया। हमेशा आप बुखार में नहीं रहते हैं, हमेशा आप बीमार नहीं रहते हैं, हमेशा आपका सर दर्द नहीं करता है। तो ये अपवादों का जो चलन है, ये सांस्कृतिक मार्क्सवादियों का एक मेजर टूल है। इसके माध्यम से ये क्या करते हैं कि ये समाज को हमेशा अस्थिर और विभ्रम में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एलजीबीटी मूवमेंट है कि मेल एंड फीमेल के अतिरिक्त कोई और जेंडर की जो कल्पना है, ये इसलिए है कि आप विवाह संस्था को सॉफ्ट तरीके से, एकेडमिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो प्राइड मार्च है, यूनिवर्सिटीज में जो प्राइड मार्च चलाई जाती है, सोसाइटीज में जो प्राइड मार्च चलाया जाता है, तो इसका जो उद्देश्य है वो और कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य वैवाहिक संस्था की जो पवित्रता है उसको भंग करना है, विवाह संस्था को तोड़ना है, क्योंकि विवाह परिवार का आधार है। तो मित्रों, अभी ट्रंप ने आते ही जो डिसीजन लिया उसमें उन्होंने थर्ड जेंडर की मान्यता रद्द कर दी। अगर कोई ऐसी चीज होती, हमारे यहाँ जो किन्नर हैं, हमारे यहाँ जो थर्ड जेंडर, सो कॉल्ड थर्ड जेंडर, वो हमारे लिए हमारे इसी समाज का हिस्सा है और हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे शुभ अवसर पर वो आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हम उनके दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, वो हमारे लिए मंगलामुखी हैं। तो हमारे मंगलामुखियों को उन्होंने समाज का एक आइसोलेटेड पार्ट बताया हमको, जो नहीं है उसको उन्होंने बताया कि ये चीज जो है ये समाज से अलग थलग है। वो हमारे जीवनचर्या के हिस्से हैं, हमारे हर संस्कार में आते हैं जी। वो इसी पार्ट का, इसी समाज का एक हिस्सा है, इसी समाज का एक पार्ट है। तो ये रहा एलजीबीटी जो विवाह पर अटैक करता है। दूसरा है परिवार पर जो अटैक करने वाली जो पद्धति है, उसको मैं नाम देता हूं टॉक्सिक फेमिनिज्म। इसकी शुरुआत हुई फ्रांस में
आपको पता है कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जो बाहर की महिलाएं हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो वोटिंग राइट्स को लेकर के कुछ लोगों ने वहां पर आंदोलन किए, लेकिन इसका जो शेप है, इसका जो करेक्टर वो बड़ा विकृत हो गया। इसकी शुरुआत में एक लेडी स्कॉलर का नाम आता है जिसका नाम है सिमोन डे बुवार। तो सिमोन ने एक स्टेटमेंट दिया कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो उसके इस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी कि ये जो आपका सोशलाइजेशन है कि स्त्री को साड़ी पहना करके उसके लिए अलग ग्रामर बना करके उसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स के जो मानक हैं उसको बना करके हमने स्त्री को उसके कपड़ों से, उसकी ग्रामर से, उसके कंडक्ट से हमने उसको स्त्री बनाया। वो बाय डिफॉल्ट वो स्त्री है नहीं, पैदा होते ही वो स्त्री है नहीं, बल्कि उसको सोसाइटी ने स्त्री बनाया। तो ये जो कंसेप्ट है इसको लेकर के वामपंथियों ने फिर वही उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक, फिल्म, मीडिया और ये आपका जो औपचारिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की गई। लेकिन जी, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिविल सेवा जुड़ा हुआ हूँ, कि ये प्रश्न लगभग सभी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछा गया है, निबंध में पूछा गया है टॉपिक के रूप में कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती। तो ये उनका एक तरह से मुख्य धारा में आने का प्रयास है। तो संस्थागत रूप से वो इस तरह से भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो है इसको संस्थात्मक क्वेश्चन बना दिया। जी, और इसको आप प्रूव करेंगे तो आप सिविल सर्वेंट हो जाएंगे। जी, तो आप ये समझिए कि कितनी महीनता से इन चीजों को प्लांट किया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि सिमोन की जो सिस्टर है उसका स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिमोन के इस स्टेटमेंट की वजह से उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसे कोलैप्स हुई, कैसे बर्बाद हुई। सिमोन ने जयापाल सार्त्र के साथ अपना जीवन तो बिता लिया, लेकिन इस चक्कर में जितनी महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार को तोड़े, अपने समाज से अपने आप को आइसोलेट किया, उनका जीवन किस तरीके से बीता। मित्रों, हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ अस्तित्व नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ सह अस्तित्व है। आप बताइए, आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है या मेरे बिना आपका क्या अस्तित्व है? यहाँ पर हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, वहां पर सिंगल एंटिटी जैसी कोई चीज नहीं है। वामपंथियों के लिए सिंगल एंटिटी ही सब कुछ है। भाई, माता के बिना पुत्र या माता के बिना संतान का कोई अस्तित्व है नहीं है। लेकिन जो ये कंसेप्ट तैयार करते हैं उसमें मातृत्व को खैर इन्होंने द्वयम दर्जे का बना दिया, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों का अपना एक अस्तित्व है, बच्चों का अपना एक कमरा है, बच्चों का अपना एक सोचने समझने का तरीका है, और उस तरीके में जो पारंपरिक संरचना है उसका कोई स्थान नहीं है। तो आप देखिए ना कि परिवार के जितने लोग हैं उनके अलग अलग कंसेप्ट हैं, उनके अलग अलग मत हैं, जबकि मेरे से जो पहली पीढ़ी थी तो एक पारंपरिक हमारी व्यवस्था होती थी, उसी व्यवस्था में हम बात व्यवहार कर रहे हैं। भाई, किसी बच्चे से कहा जाता है कि तुम्हारा क्या परिवार में यही सिखाया गया, यानी कि वो उस परंपरा का जो ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर को इन्होंने ब्रेक किया। किसके माध्यम से? माता के माध्यम से। कि यौन संबंध इतने महत्वपूर्ण हो गए कि मातृत्व पीछे छूट गया। तो ये जो देह से लेकर के जो इन्होंने कंसेप्ट तैयार किए, देह को लेकर के, देह को बाजार से जोड़ करके जो कंसेप्ट इन्होंने तैयार किए, उसके पीछे जो मातृत्व के गुण थे, जो सुरक्षा होने के नाते, जो केयर करने के नाते, जो वात्सल्य होने के नाते, जो ये गुण हैं वो पीछे रह गए, डिजायर फ्रंट पर आ गई। तो मित्रों, डिजायर की तो कोई सीमा है नहीं, और अंतहीन सीमा की सुरंग में फेंक देना वामपंथियों का अल्टीमेट टारगेट है। 3 कंसेप्ट इन्होंने तैयार किए, 3 कंसेप्ट। मैं उसकी चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग भी समझ करके जाएं और अपने आसपास जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं उसको कोरिलेट करिएगा। एक कंसेप्ट का नाम है पोस्ट ट्रुथ, एक कंसेप्ट का नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और एक कंसेप्ट का नाम है क्रिटिकल रेस थ्योरी। पोस्ट ट्रुथ यानी सत्योत्तर, पोस्ट स्ट्रक्चर यानी उत्तर संरचना। आप सोचेंगे कि ये जो है यूनिवर्सिटी की क्लास हो गई, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है।
मित्रों, कोई चीज अस्तित्व में है, किसी चीज की सत्यता को आप कैसे समझेंगे कि मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप यहां पर बैठे हैं, आप सबका अस्तित्व यहां पर है, कोई चीज एग्जिस्टेंस में है, वह सत्य है। उसका अपना एक मूल अर्थ है। उस मूल अर्थ के अलावा जब आप किसी दूसरे अर्थ पर जाते हैं तो या तो उस अर्थ का आप निर्माण करते हैं और या तो वो अर्थ होता ही नहीं। जो चीज सत्य है उसके अतिरिक्त जो आप स्थापित करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रुथ। यानी सत्य वह नहीं है जो एग्जिस्टेंस में है, सत्य वह है जो स्थापित किया गया। सत्य वह नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, सत्य वह है जो आप बाहर बताएंगे कि पवन विजय ने क्या कहा। तो वो जो आप बताएंगे वो आपके अपने एजेंडे के अनुरूप बताएंगे। तो जब आप अपने एजेंडे के अनुरूप मेरी बात बताएंगे तो वो मेरी बात नहीं हुई, वो आपकी बात हुई। मैं इसका उदाहरण देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले वो फातिमा शेख का एक कंसेप्ट आया, एक उनकी बात आई। फातिमा शेख जैसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, उस कैरेक्टर को गढ़ा गया, उसको इंपोज किया गया कि ये भाई फातिमा शेख पायनियर, शी वाज द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। ऐसा कंसेप्ट गढ़ा गया, बनाया गया। हमारे पास का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन इस बात को स्थापित किया गया, स्थापित करके हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया। ऐसा ही बहुत सारी बातें हैं जो सत्य नहीं है लेकिन जो स्थापित कर दी गई, इसको हमको देखना है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो तैयार होता है कहीं, उस पर किताब कोई लिखता है, पब्लिकेशन में उसको कोई और ले आता है, चर्चा कोई और करता है, लेकिन वो लिंक जुड़ा होता है। तो उसके माध्यम से हमारे पास मतलब जो बात आती है तो हमको लगता है ये बात तो सही हो सकती है। ये है पोस्ट ट्रुथ। एक लाइन में कि जो सत्य नहीं है उसको स्थापित किया गया, पोस्ट ट्रुथ। तो उस नैरेटिव को, हर नैरेटिव को जो समाज में एकदम से आता है, कुंभ का जो नैरेटिव बनाया गया है एकदम से आया है। एक छोटी सी जो भगदड़ है जिसका मतलब मैं स्वयं उसमें शामिल हूं, उस चीज को लेकर के किस तरीके की चीजें पोर्ट्रेट की जा रही हैं। आप तक जो सूचनाएं आ रही हैं सोशल मीडिया के जमाने में, फॉरवर्ड सूचनाएं आ रही हैं, उसकी सत्यता को आप स्वयं सत्यापित करिए, फिर उस खबर को मानिए। वो पोस्ट ट्रुथ न्यूज हैं, एजेंडा के हिसाब से न्यूज हैं। अब हम दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है पोस्ट स्ट्रक्चर। तो मूल अर्थ के अतिरिक्त एक वैकल्पिक अर्थ बनाया गया। जैसे भगवान राम का मंदिर बनना है, क्यों बनना है हम सब जानते हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा, हमारी जो लोक परंपरा है, दोनों से यह बात सत्य साबित होती है कि भगवान राम का जन्म वहां पर हुआ। तो अब उन्होंने कहा भाई भगवान राम यानी लोक के कल्याण के लिए हैं, पूजा करना है तो मंदिर की बजाय हम जो है वहां पर शिक्षा मंदिर बना देते हैं, वहां पर भी तो पूजा होती है। तो अब देखिए भगवान राम के मंदिर की जगह एक वैकल्पिक अर्थ तैयार किया गया कि वहां पर एक स्कूल तैयार कर दिया जाए, उस स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो वो भी एक ज्योति के समान है। इस तरीके से बड़ी खूबसूरती से एक विकल्प, यहाँ वहां पर जो है स्कूल तैयार कर दें, वहां पर हम हॉस्पिटल तैयार कर दें। भगवान राम के जीवन का मकसद भी तो सेवा करना है, तो वहां पर भी सेवा होगी तो भगवान राम कितने प्रसन्न होंगे। इस तरीके के नैरेटिव बनाए गए, इस तरीके के जो मूल अर्थ हैं उसको प्रतिस्थापित करके एक वैकल्पिक अर्थ देने की कोशिश की गई। तो ये एक केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण समाज में हैं जो इनकी तरफ से हमारे सिलेबस में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अभी जब आप सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिविल सर्विस में एक आपका उसमें पाठ्यक्रम है इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में A.R. देसाई की किताब पढ़ाई जाती है, A.R. देसाई का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसमें ये लिखा है कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, वह मतलब वो फ्यूडल और लेबर के बीच की लड़ाई है। तर्क ये दिया जाता है कि वो फ्यूडल और लेबर के बीच में लड़ाई है। फ्यूडल कौन है? फ्यूडल माने सामंत। हाँ, वो जो सामंत यानी कि जो उस समय सत्ता में रहे लोग हैं वो फ्यूडल रहे हैं। भाई एक संरचना है, उस संरचना में एक कंसेप्ट है सुरक्षा।
उस सुरक्षा को करने वाले जो लोग हैं वो फ्रंट पर लड़ते हैं। फ्रंट पर जो लड़ते हैं वो किसके लिए लड़ते हैं? कि जो बैक में लोग हैं उनकी सुरक्षा हो। आप उनको कोई भी नाम दे दीजिए, आप उनको छत्री कह लीजिए, आप उनको सामंत कह लीजिए, आप उनको योद्धा कह लीजिए, आप उनको लड़ाका कह लीजिए, तो आप जो है ऐसा नैरेटिव तैयार करेंगे कि वो जो तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं ना वो तुम्हारे शोषक हैं। इस थ्योरी को बोलते हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी। इट मींस कि बाय डिफॉल्ट आप अपराधी हैं। बाय डिफॉल्ट श्वेत होना अपराधी है। यूरोप में बाय डिफॉल्ट श्वेत होना अपराधी है। आप अगर सामंत हैं तो बाय डिफॉल्ट आप अपराधी हैं, आप बाय डिफॉल्ट शोषक हैं। तो ये जो मैं अध्यापक हूं, मेरे पास अगर कोई प्रिविलेज है तो उस प्रिविलेज को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाएगा कि जैसे वो प्रिविलेज मेरे पास आ गया तो मैं अपराधी हो गया। अरे भाई, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में अपना सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है ये आपको बाय डिफॉल्ट अपराधी घोषित करती है। ये जो पोस्ट ट्रुथ है, जो आप सच जानते हैं उसकी बजाय जो जनाया जाता है उससे संबंधित है। ये जो पोस्ट स्ट्रक्चर है, जो आप मूल अर्थ, जो सम्मान का, जो गुण का, जो बात आपके दादा बाबा पुरखे करते हैं उसकी बजाय एक वैकल्पिक अर्थ दे करके वो अपना जो है हित साधते हैं। तो ये 3 थ्योरीज हैं, इनको लेकर के आप यहां से जाइएगा। तो ये जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद क्या है? सांस्कृतिक मार्क्सवाद संस्कृत को तोड़ने का एक टूल है। इसके 4 जो है सिद्धांत हैं, सॉरी 3 सिद्धांत हैं, जिसमें हमने आपसे तीनों सिद्धांतों की चर्चा की। और ये 4 एजेंसियां हैं हमारी, जिन 4 एजेंसियों पर ये उस पर प्रहार करते हैं। तो जिसमें हमने नास्तिकता और सेकुलरिज्म की बात की। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारे पास है परिवार। परिवार को बहुसंस्कृत के वाद पर के नाम पर ये तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, आज शरणार्थी के नाम पर जो लोग आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है कि ये समाज में आएंगे, आपसे संख्या में कम होंगे तो आपसे वामपंथी अनुनय विनय करेंगे, संविधान का हवाला देंगे और ये बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं। ये आपकी अच्छाई है भाई साहब कि हम आपके साथ बैठे हैं। भाई साहब, एक व्यक्ति ये भी है, इसको भी आप जगह दे दीजिए। भाई साहब, एक वो भी है, वो भी है, वो भी है, अब हो गए 8-10 जी। फिर कहेंगे भाई साहब अब तो जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम जिस संस्कृति के अनुयायी हैं, हम जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा व्यवहार करें कि हमारे उस पर कोई असर न आए। फिर थोड़ी सी संख्या में और ज्यादा हुए तो पूरा जो डेमोग्राफी है ना सोसाइटी की वो बदल जाएगी। एंड ड्यू टू दिस, इसी डेमोग्राफी के बदलने से प्रयागराज इलाहाबाद हो जाता है, इसी डेमोग्राफी के बदलने से अयोध्या जी फैजाबाद हो जाता है, इसी डेमोग्राफी के बदलने से कश्मीर में जो सुरेश्वरी दल है वो डल झील में बदल जाती है। तो ये विवाह, परिवार, धर्म और समाज, ये आपकी 4 इकाइयां हैं। इन इकाइयों पर जो हमले हो रहे हैं वो होमोसेक्सुअलिटी के नाम पर हो रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी के नाम पर हो रहे हैं, टॉक्सिक फेमिनिज्म के नाम पर हो रहे हैं, सेक्युलरिज्म और नास्तिकता के नाम पर हो रहे हैं। नास्तिकता को इतना ग्लैमराइज किया गया, इतना प्रगतिशील बना दिया गया कि फिल्म में वो जो नायक है वो है नास्तिक लेकिन रखेगा 786 नंबर का बिल्ला। तो उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया कि आपको जो है ना लिटरेचर से लेकर के हर जगह आपको जो नास्तिक है वो आपको बहुत ही अपने आप को प्रगतिशील बनाएगा और आप उसको मान लेंगे, चाहे वो एडल्ट हक्सले हो, चाहे वो आज के, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, चाहे वो आज के जो उपन्यासकार, साहित्यकार और फिल्म मेकर्स हों। ये सारे लोग चूंकि लिखेंगे तो अपनी बात को, अपने एजेंडे को जनरलाइज तो करेंगे, लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूं, ये आपका धर्म है जो आपको बचाएगा, ये आपकी मर्यादा है जो आपको बचाएगी, ये जो आपकी परंपरा है वो आपको बचाएगी, क्योंकि इसके विकल्प के रूप में कोई संरचना हमारे पास है ही नहीं। आप बताइए, परिवार के विकल्प के रूप में आपके पास कौन सी संरचना है? आप बताइए, कोई संरचना नहीं है जो परिवार के विकल्प के रूप में आपके पास हो, विवाह के विकल्प के रूप में आपके पास हो, समाज के विकल्प के रूप में आपके पास हो,
राष्ट्र के विकल्प के रूप में आपके पास हो, कोई संरचना नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि जो इन संरचनाओं पर अटैक करते हैं वो आपके विकल्प के रूप में हो ही नहीं सकते हैं, कि उनको हम विकल्प के तौर पर अपने साथ रखने की अनुमति दें। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपका परिवार, आपकी वैवाहिक व्यवस्था, आपकी धार्मिक व्यवस्था और आपका जो सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था है, इनके अतिरिक्त आपके पास कोई और व्यवस्था है ही नहीं। अगर किसी के पास हो तो इतने लोग बैठे हैं, मुझे बता दें। तो जो चीज हमारे पास है, जो पूंजी हमारे पास है, उसकी क्या सुरक्षा करना हमारा दायित्व तो नहीं है? हमारा दायित्व है। उसके प्रति चिंतन करना हमारा दायित्व है। उसके प्रति जो खतरे आए हैं उसके बारे में सोचना हमारा दायित्व है। और मुझे बहुत खुशी है कि उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए यहां पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब ने क्रमागत रूप से बताया कि कैसे ये इसने हमारी समाज, परिवार, सामाजिक संस्थाओं को तोड़ा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि कल्चरल मार्क्सवाद का युवाओं पर क्या प्रभाव, युवा कैसे प्रभावित हो रहे हैं इससे और क्या इसका प्रभाव आगे बढ़ रहा है? एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा देवानंद, तो उसका एक गाना है, दम मारो दम। जब वो गाना आता है तो आप उस गाने का थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो उसमें क्या है, उसमें धुआं उड़ाती, सारे प्रतिमानों को ध्वस्त करती हुई एक पीढ़ी है। उस पीढ़ी को आप एक मॉडल के तौर पर ले आते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। और जो मतलब युवाओं के साथ जो उनकी ऊर्जा है जी, और युवाओं को अगर आप उस ऊर्जा को मेटलाइज नहीं कर सकते तो ये समस्या करने वाली बात है, क्योंकि वो अलग अलग डायमेंशन पर सोच रहे हैं। आपको उनको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। अगर आपने वो व्यवस्था नहीं दी तो ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है उनको ट्रैप कर देगा। और दूसरी चीज कि इनका यही जो युवावस्था है वो वही तो समय है जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वो फाउंडेशन है। तो ये युवाओं पर इसीलिए अटैक करते हैं, उनको विभिन्न तरीके से एक यूटोपिया बना करके दिखाते हैं उनके सामने कि हाउ टू फुलफिल योर डिजायर्स। ये युवाओं को डिजायर के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। एक बच्चा जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद कॉलेज में गया, उसको कैसे ही अट्रैक्ट करेंगे? मैं फिर नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो साड़ी वाड़ी पहन करके आते हैं और उसके माध्यम से वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि बच्चों को उसको देख करके बड़ा मजा आता है, सेंसेशन होता है। तो वो जो है ना, मतलब जो ये मजा वाला कंसेप्ट है, जो ये सेंसेशन है, इसको ये लोग बढ़ाते चले जाते हैं। जो इस पर काम करते हैं इसको बढ़ाते चले जाते हैं। उसमें फिर इतनी दूर तक उसको ले जाते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसको शामिल करते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह हुआ, जैसे बच्चों को जो पैसे कमाने के गलत अलग तरीके हैं, तो उसको वो इस नाम से बताते हैं ना, बड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड नाम देते हैं कि आपको हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट है कि आपको अपने फैमिली से, अपने परिवार पर मतलब पैसे मांगने की जरूरत नहीं है ना, आपको हम जो है यहाँ से पैसे देंगे, बहुत सारे मतलब तरीके से वो उनकी मदद करते हैं। और वो जो मदद है वो उसकी जो कीमत है वो बच्चे ना अपनी जान दे करके, अपना करियर बर्बाद करके चुकाते हैं। एक फिल्म मेकर हैं पीयूष मिश्रा, अगर आप गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर, उनका इंटरव्यू आप देखिएगा किस तरीके से इन वामपंथियों ने उसके करियर को, उसके परिवार को तबाह करने की कोशिश की। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना कविताएं हैं, बड़े रोने धोने किस्म की कविताएं बनाएंगे। ये कविताएं मछली फंसाने के केचुए हैं। ये जो कविताएं हैं ना, वामपंथी कविताएं, कि एक उदासी का मौसम है ना, बोले कि बहुत उदास है मौसम साथी, तो ये ना एक दिमाग में उसके स्ट्रक करता है कि बच्चा बेरोजगार है, बोले बेरोजगारी चल रही है। अरे आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक बेरोजगारी चल रही है। 2 हाथ दिए भगवान ने, बेरोजगारी चल रही है। दिमाग दिया भगवान ने, बेरोजगारी चल रही है। तो उसका एक जो लेबलिंग के थ्रू जो यूथ पर इस कल्चरल मार्क्सवादियों के जो लेबलिंग है, उस लेबलिंग को छुड़ाना हम लोगों का काम है। उस लेबलिंग से उनको मुक्त करना कि ये बेरोजगारी जैसा, ये उदासी जैसा, ये मतलब एक
डिजेक्शन टाइप का, होपलेस, जी है ना। क्योंकि जब वो होपलेस होगा तो वो अपना विकल्प ये करके आएंगे, भाई ये कविता के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वो उनको ट्रैप करते हैं। तो ये जो डिजेक्शन है, फालतू फंड का जो डिजेक्शन है, बच्चा अपने परिवार से बात नहीं करेगा, बच्चा जाएगा उनसे बात करेगा। किसी के परिवार के साथ अगर उसका बच्चा कनेक्ट है तो उसके अंदर डिजेक्शन आ ही नहीं सकता। तो परिवार से तो ये उसको आइसोलेट कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो वो ना मतलब वो ट्रैप कर रहे हैं। हमको बच्चों को बताना है। मैंने अपनी बच्ची से कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। इवन तुमने किसी को मार दिया, तुमने किसी को डांट दिया, तुमने किसी को गाली दे दिया, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो जो है कोई ऐसी बात रहे कि मतलब मैंने कुछ प्रोवोक किया। मैंने कहा कि हर हाल में आपके बच्चे को ये विश्वास हो कि आपके माता पिता हर हाल में उसके साथ हैं, वो दूसरे के साथ अपने जो है विचारों को शेयर नहीं करेगा। जी बिल्कुल, यही परिवार है जो आपने कहा कि मैं आपके साथ। जी बहुत। तो जैसे ये युवाओं को भी फंसाते जा रहे हैं, पूरी संस्थाओं को भी तोड़ते जा रहे हैं, तो क्या समाधान है इसका? क्या सोचा जा सकता है या क्या इसका समाधान? देखिए, इसमें जो परिवार को जो तोड़ते हैं तो उसके कुछ परिणाम है, मैं एक बार उस पर चर्चा कर देता हूँ। परिवार को जब ये तोड़ते हैं तो हम सिंगल पेरेंटशिप देखते हैं, हम लिव इन देखते हैं, उसके विकल्प के तौर पर जो ये लोग देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक कंसेप्ट अभी बहुत तेजी से डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं डिवोर्स सेलिब्रेशन, तलाक महोत्सव। कि किसी का तलाक हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके से जो टूटी फूटी चीजें हैं उसका हम महोत्सव मना रहे हैं, ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। 50 के आसपास का जो व्यक्ति है उसके लिए ये एक नया कंसेप्ट लेकर के आए जिसको बोलते हैं ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स तो उसको भी ये लोग बहुत मतलब प्रमोट करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और तो और ये लोग उकसाते हैं, इनके अपने यूनिट्स बने हैं, इनकी अपनी तमाम इकाइयां हैं जो ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं लेफ्टिस्टों के जो ये देखते हैं कि समाज में जो कपल हैं जो आपस में ठीक से रह रहे हैं, जिनका समाज के ऊपर प्रभाव है, तो उनके बीच में वैमनस्य, उनके बीच में अफवाह, उन सब चीजों को कैसे प्रोपोगेट करें ताकि जो दूसरे लोग हैं ना उससे प्रभावित हों। और इन चीजों को मास मीडिया के माध्यम से, एडवर्टीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, या और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलित करते हैं। ठीक है, तो हमको इन चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिंगल पेरेंटशिप हमने कहा एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, सामान्य बात नहीं है। तलाक किसी का होता है, विवाह विच्छेद होता है, अपवाद है। भारत में 1% की रेट है, भारत में जो तलाक है वो 1% की रेट है, 99% सफल हैं। लेकिन ये इस तरीके का माहौल बनाएंगे कि जैसे सारा परिवार टूट रहा है, तो आदमी के अंदर ना एक असमंजस वाली, भ्रम वाली स्थिति आती है। तो ये मूल पहचान को नस्लवाद में बदल देते हैं, भ्रम को निरंतर बनाए रखते हैं। तो हमको ना नस्लवादी नहीं होना है, यानी श्रेष्ठता और अधीनता का कंसेप्ट हमको रखना ही नहीं। सबका एक स्थान है, उस स्थान पर हर व्यक्ति अपना अपना काम अच्छे तरीके से करे। मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, आप अच्छे तरीके से मीडिया मैनेजमेंट करें, कोई अच्छे तरीके से खाना बना दे, कोई अच्छे तरीके से गाड़ी चला दे। ठीक है, तो किसी को मतलब किसी के ऊपर सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कंसेप्ट यही लेकर के आते हैं। तो पहला तो ये है कि जो जैसा काम कर रहा है उसके काम का वाजिब सम्मान, हाँ वाजिब सम्मान, क्योंकि समाज में हर इकाई एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आंख ठीक से काम नहीं करेगी तो पैर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आप समझिए कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमको हर इकाई का सम्मान करना है। जो समाज में समरसता है वो हमको देखना है। भाई बाहर से आक्रमण हो रहा है, लेकिन जो आंतरिक गड़बड़ी है उसको तो हमको ही ठीक करना पड़ेगा। तो जो इनके इंप्रेशंस हैं, जो इनके समाज को तोड़ने के तरीके हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। जो हमारा शत्रुबोध है वामपंथियों के प्रति, जो हमारा शत्रुबोध है, एक तो उसको भी जागृत करना पड़ेगा।
कि नहीं, अगर ये काम कर रहा है तो इसके पीछे का जो एजेंडा है हमको समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। और दूसरा, अपने परिवार से, जैसा हमारे संघ में भी ये काम हो रहा है, जो परिवार प्रबोधन है, परिवार प्रबोधन बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का मतलब केवल एक इकाई नहीं, परिवार का मतलब कि जो 5000 साल से जो परंपरा चली आ रही है वो परिवार के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है। विदेशों में परिवार टूटे, उनकी संस्कृति खत्म हुई, और उस परिवार को, मैं फिर कह रहा हूं, उस परिवार को आप मर्यादा के माध्यम से बना सकते हैं, उस परिवार को आप अपने त्याग के माध्यम से बना सकते हैं। मुखिया मुखसो चाहिए, खान 501, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये जो तुलसी सहित विवेक है, जो परिवार का संचालन कर रहा है, परिवार का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बनती है परिवार को इकट्ठा करने में और परिवार के सभी सदस्यों का यथा योग्य जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के मुखिया की प्रमुख भूमिका है। बिल्कुल, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, सलाह है कि उन्हें किस तरह से ये जो ट्रैप है, ये जो आकर्षण है, इनको समझना चाहिए? देखिए, प्रगति का जो मोह जाल है वो बड़ा विकट है। आपको मैं एक लाइन में एक बात बताता हूं कि प्रगति वही सही है जो परंपरा को इवॉल्व करे। प्रगति, आपकी प्रगति, आपके पास पैसा आ गया लेकिन आप अगर अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान पर नहीं ले जा पाए, उस पैसे का कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत। तो जितने भी यहाँ पर यूथ बैठे हैं वो इस बात को गांठ बांध लें कि उनकी प्रगति तभी सही मानी जाएगी जब वो परंपरा को सींचेगी, जब परंपरा को पुष्ट करेगी, और वो जब वृद्ध हो तो वो परंपरा उनको वापस रिटर्न देती है। तो वो श्रृंखला है। हाँ, श्रृंखला है। तो युवाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही बात करनी है और कोई बात नहीं करनी है कि आप खूब प्रगति करो, आसमान छुओ, लेकिन आपकी जो परंपरा है उसका भी विस्तार हो, उसका संकुचन न हो। कोई भी ऐसी प्रगति अस्वीकार्य है जो आपकी परंपरा को तोड़ दे। तो हमने ये जाना कि कल्चरल मार्क्सवाद क्या है, कैसे काम करता है और समाज के विभिन्न अंगों पर इसका क्या प्रभाव है। अब मैं चाहता हूं कि श्रोतागणों में से अगर कोई प्रश्नों पर प्रश्न संक्षेप में और टू द पॉइंट आप पूछें। जी। ये ले लीजिए आप। डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम, मेरा बहुत दिनों से आपने जो बात विषय छेड़ा है मार्क्सवाद का, बहुत सही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छात्रों को जब आह्वान किया था पढ़ाई के संबंध में, उस वक्त कई ऐसे गेम्स जो कि बच्चों को गलत दिशा में ले जाकर के आत्महत्या तक ले जा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए उनको समझाया था। उसमें पबजी का नाम लिया था। इस ढंग से बहुत से और गेम्स हैं, लूडो और तरह तरह के जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स क्षेत्र हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, वो सब हमारे छात्रों को जल्दी से पैसे कमाने का लालच दे करके उन गलत स्थानों पे ले जा रहे हैं और उसके लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनके विज्ञापन आ रहे हैं टीवी में और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन ऐसे प्रोत्साहन को दबाने के लिए सशक्त तरीके से, सरकारी तरीके से उनको बंद कराया जाए, उनको बैन कराया जाए। ये बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न यही है कि मार्क्सवाद जो है, जो आपने बात छेड़ी कि हमारे युवाओं को किस ढंग से मानसिक रूप से गलत रास्ते में ले जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सिंपली एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से, मेरा नाम विवेक पाठक है, यूनिवर्सिटी से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, हर जगह पे
हमारी समझ में आ गया है कि ये आपने भी मेंशन किया कि भाई वो लिखना क्या है और अंदर रखना क्या है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, जॉब मार्केट हो, युवा कैसे खुद को बचाएं, क्योंकि बॉस को के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। बॉस को अगर रुद्राक्ष पसंद नहीं है ना तो हटाना पड़ता है। तो आप सिर्फ इतना सजेस्ट कीजिए कि कैसे करें, हम रुद्राक्ष पहनेंगे, हम तिलक लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करें ये बताएं। थैंक यू। देखिए, हम रुद्राक्ष भी पहनेंगे, हम तिलक भी लगाएंगे। इस सवाल के पीछे मैं एक और बात बता रहा हूं, शायद आपके उससे जो आपने पूछा उसकी मंशा से ये मैच करे। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम सनातन परंपरा को बचाने की बात करते हैं, हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, तो मैं उल्टा पूछता हूं कि आप किसको बचाओगे? सनातन धर्म परंपरा ऐसे जो है हम लोग कह देते हैं। देखिए, हमारे लिए बचाने के लायक हमारा दर्शन है। उस दर्शन की एक पद्धति है और उस पद्धति के अलावा एक हमारी साधना है, ठीक है। हमारा जो दर्शन है वो आप कारपोरेट में जाएं, वो आप एकेडमिक में चले जाएं, वो कहीं पर भी चले जाएं, उस दर्शन से किसी को कोई मतलब नहीं है। रही बात पद्धति और साधना की, रुद्राक्ष पहनना, तिलक लगाना हमारी साधना या हमारी पद्धति का एक हिस्सा हो सकता है। तो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से हमको थोड़ा सा व्यवहार करना है, लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम बॉस बने तो हम ऐसा वातावरण तैयार करें, हम ऐसी संरचना तैयार करें ताकि किसी को रुद्राक्ष पहनने और तिलक लगाने से कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते, मैं भक्ति हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हम सुनते आ रहे हैं कि एक नारा, हमें चाहिए आजादी, तो किस बात से आजादी और क्यों आजादी, इसको थोड़ा डिफाइन करिए। वो जो नारा लगाते हैं ना कि हमें चाहिए आजादी, दरअसल वो मन पसंदीदा गुलामी पाने का नारा लगाते हैं। उनकी आजादी का मतलब है मन पसंदीदा गुलामी। वो मुखौटे लगाने की आजादी चाहते हैं, वो आजादी नहीं चाहते हैं, वो गुलाम होना चाहते हैं, और वो गुलामी जो उनकी पसंद की हो। तो आप वो जब आजादी कहें तो आप समझ लीजिए कि गुलाम होने वाला है, ये गुलामी के लिए ये नारा लगा रहा है। बहुत श्रीमान, आजकल जो उच्छृंखलता या स्वेच्छाचारिता के नाम पे लिव इन रिलेशन, इसके बारे में मैं आपके विचार, और एक जो आजकल ड्रग्स, नए नशे जो इसमें एक एमडी तक पहुंच गए हमारे युवा पीढ़ी में, और तीसरी बात जो हमारा खुद का परंपरागत खाने का अनाज था मिलेट, उसको छोड़ करके और ये हमें बीमार करके फिर अब जो मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, क्या इसमें भी इन कोई वामपंथी या विधर्मियों का षड्यंत्र है? देखिए, षड्यंत्र तो बहुत है, लेकिन उसका उपचार आप स्वयं है। अपने परिवार में आप अच्छा जो अनाज है, या आप अच्छे आचरण के लिए, या आप बच्चों को नशे से दूर करने के लिए अपने बच्चों को तैयार करिए। अपने बच्चों के पैर में जूता पहनाइए, क्योंकि दुनिया में कांटे हैं, आप हर जगह कालीन नहीं बिछा सकते हैं। बहुत बहुत मैंने अपने बच्चे को जो आचरण की व्यवस्था है, जो खान पान की व्यवस्था है, जो हमारे पूर्वजों के रहने की व्यवस्था है, इसके साथ साथ जो अपने आप को अपडेट और इवॉल्व करने की व्यवस्था है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है। अगर हम वो सिखा पाए, वो हमारा काम है, वो माता पिता और गुरु का काम है कि उस पर वो काम करें। ये आदिकाल से होता रहा है। हम भाई, तूफान बाहर है, आंधी बाहर है, शीत बाहर है, गर्मी बाहर है, लेकिन घर तो हमारा अपना है ना। हम जब घर में आएंगे तो हमको एक आरामदायक व्यवस्था मिल जाएगी ना, तो घर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत भाई साहब, दिल्ली के जेएनयू में डिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से महिषासुर को महिमा मंडित कर दुर्गा पूजा के समय महिषासुर डे मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में डिकंस्ट्रक्शन के घातक प्रभाव से भारतीय युवाओं को दूर रखने के क्या प्रयास हो सकते हैं? धन्यवाद।
देखिए, वो जो हमने आपको 3 सिद्धांत बताए थे, उत्तर संरचना, सत्योत्तर और आलोचनात्मक जो थ्योरी है, तो जो डीकंस्ट्रक्शन है इसमें आलोचनात्मक थ्योरी भी शामिल है और इसमें जो उत्तर संरचनावाद है वो भी शामिल है। यानी कि जो मूल अर्थ है उसकी बजाय हमको देवता की पूजा करनी है, लेकिन हमको महिषासुर को ले आना है, तो पद्धति तो वो यही ले रहे हैं कि हमको देवता बना करके पूजा करनी है, लेकिन चूंकि उनको हमारे संस्थाओं को ब्रेक करना है अपने एजेंटों के माध्यम से, तो एक नया एजेंट तैयार कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रतिक्रिया देने की बजाय हम विकल्प तैयार करें। कल जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे इस स्टेज पर माता का जो अभिनय कर रही है बच्ची, और जो इस स्टेज पर, इस मंच पर जो गीत चल रहे हैं, उसको देख करके मुझे बहुत आह्लाद हुआ। जब मैं दिल्ली में देखता हूँ तो दिल्ली में स्टेज पर तमाम जो है ऐसे गीत बजते हैं जिनको हम अपनी जबान पर नहीं ला सकते हैं, तमाम ऐसे दृश्य दिखते हैं जिसको हम सामने किसी को बता नहीं सकते हैं। तो ये शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। वो मना रहे हैं तो प्रतिक्रिया ठीक है, हम उसको एक रोक सकते हैं, उसका विस्तार से रोक सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हम उन बच्चों को विकल्प क्या दे रहे हैं? वो पूजा करना चाहते हैं। अगर आप उस संस्थान में नवरात्र में माँ की मूर्ति नहीं रखेंगे तो वो तो किसी और की मूर्ति, कोई और पूजा पाठ तो करेंगे ही। तो विकल्प देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रतिक्रिया से भी जो बेहतर चीज है वो है विकल्प, कि आप कोई विकल्प में संरचना ले आइए और वो उस प्रतिक्रिया से मतलब स्थापना जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके हम कल हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे, कि आप जो है ना स्थापना करिए। जो पुरानी चीजें हैं वो समय के साथ गल जाएंगी, आपकी स्थापना आपकी बात को अपडेट करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कल्चरल मार्क्सवाद पे पूरा विस्तार से बताया, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान किया। बहुत बहुत सर एक सवाल और था सर, ये आपकी बुक से ही है कि मैं थोड़ा सा ये चाहता, जैसे कार्ल मार्क्स यदि आत्मा है तो लेनिन और एंटोनियो ग्राम्शी उसका शरीर है, क्योंकि सांस्कृतिक मार्क्सवाद जो है वामपंथ को देश में या इंडिविजुअल व्यक्ति तक फैलने के लिए जो टूल व्यवस्थित मिला है वो सांस्कृतिक मार्क्सवाद से मिला है। तो थोड़ा सा लेनिन और एंटोनियो ग्राम्शी पर आप थोड़ा सा कुछ 1-2 मिनट अगर बता पाए तो ठीक है। ग्राम्शी इटली का रहने वाला था, उसने एक किताब लिखी थी द प्रिजन्स नोट। तो उसमें ये जो संस्कृत के आधार पर समाज को इकट्ठा करने वाली बात है, उसकी सबसे पहली चर्चा जो है ये ग्राम्शी करता है। और इसको सरकार ने जेल में भेज दिया और जेल में रहते हुए इसने चीजों को मार्क्सवादी नजरिए से देखा और मार्क्सिज्म को अपडेट किया। जैसे कोरोना के नए नए वायरस म्यूटेंट होकर के हमारे सामने आए ना, तो ये जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद है ये मार्क्सवाद का म्यूटेंट है। उसी किताब में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि इसकी जो है ना ऑक्टोपस जैसी 7-8 भुजाएं हैं। अगर आपने पारिवारिक व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया, ये विवाहित संस्था को पकड़ लेगा, उनको उन पर काम करना शुरू किया तो आपके समाज को पकड़ लेगा। तो जो मार्क्सिज्म है या जो वामपंथ है, पर्टिकुलर हम ये कहते हैं वामपंथ, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, और ये मार्क्स से नहीं जुड़ती है। देवासुर संग्राम से जब रीत व्यवस्था को लेकर के, रीत व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, तो महाराजा दशरथ गए थे लड़ने के लिए उस रीत व्यवस्था को बचाने के लिए। तो ये तो देवासुर संग्राम सदा से चला आ रहा है और हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरफ खड़े हैं। तो ये जो वामपंथ है ना, ये शरीर का मैल जैसा है, मैल से आप पृथक नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपके हक में जो बात है वो है रोज स्नान करना, अपने शरीर के मैल को धो पोंछ करके अपने आप को पवित्र करना, साफ करना। हेलो सर, बस मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और नारी सशक्तिकरण एक सब्जेक्ट है बच्चों को, और सर बहुत से इंटरप्रिटेशन है कि इंडिपेंडेंट रहो, जोश टॉक का एग्जाम्पल देते हैं, परिवार की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो सर प्लीज इस पे प्रकाश डालिए। थैंक यू सर। नहीं तो आप उनसे पूछिए ना कि क्यों जरूरत नहीं है, आप अकेले क्या कर लोगे। पर सर ये पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो वो जो है जैसे परिवार पर निर्भरता ना हो करके नौकरी पर निर्भरता होगी, बॉस पर निर्भरता होगी, किसी पर तो निर्भरता होगी ना। और जो परिवार का काम है वो निस्वार्थ होकर के आपकी सहायता करता है। आप ऐसे बड़े हो गए, आपके कपड़े ऐसे मिल गए आपको
आपको खाना पानी ऐसे मिल गया, आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसे हो गई। तो आप जो है ना, जो कंटेम्पररी सोसाइटी में जो चलन है, उस चलन की व्यवस्था अव्यवस्था दोनों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताना पड़ेगा बच्चे को कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। यहां पर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, यहां पर जाओगे तो आपको ये मिलेगा। आप काम नहीं करोगे तो आपका जो बॉस है आपको नौकरी से निकाल देगा, आपकी आत्मनिर्भरता खत्म। लेकिन आप काम करने में असमर्थ हो जाओगे ना, तो भी ये जो परिवार है ये आपका सामाजिक बीमा है। ये परिवार आपको पोषण देगा, अन्न देगा, कपड़े देगा, आश्रय देगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।